सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को वजीर आजम बने अब 3 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है और इस अरसे में कई ऐसे ऐलानात और बयानात सामने आए हैं जो कि ना सिर्फ मुतनाज़िर रहे बल्कि उन पर हुकूमत को अपना मौक़िफ़ भी वक्तन फ़वक्तन तब्दील करना पड़ा। वजीर आजम इमरान खान को यहाँ तक कहना पड़ गया कि हालात के मुताबिक यू टर्न ना लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता। वजीर आजम इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले माजी की हुकूमतों के IMF के पास जाने पर कड़ी तनकीद करते थे, लेकिन हुकूमत में आते ही उनकी तरजीहात में तब्दीली आई और इसे हुकूमत की मजबूरी कहा जाए या फिर कुछ और कहा जाए, बहरहाल उसे IMF के तो पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता जो मुल्क की ख़राब मुआशी सूरत हाल है इसके बारे में अब मीडिया को भी बताया जाने लगा। मुल्क की मईशत डिफ़ॉल्ट ना कर जाए इसके लिए दोस्त ममालिक से भी अरबों डॉलर्स का सपोर्ट फंड लिया गया। कुछ महीने पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये दावे करने शुरू कर दिए थे कि मुल्क की मईशत अब ट्रैक पर आ गई है, मुश्किल वक्त गुजर चुका है, माशी आशारिये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, मुश्किल वक्त अब निकल चुका है और तरक्की का दौर आने वाला है। क्या कहा गया था उनकी जानिब से, जरा सुनिए। हमारे ऊपर बड़े भारी कर्जे चढ़ाए हुए पिछले वालों ने और हमें इतना ज़्यादा किस्तों में सूद पे चला जाता है कि हमारे लिए अपने मुल्क के लिए पैसा खर्च करना बड़ा कम रह जाता है। पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। खुशखबरी ये है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूं हमारा मुल्क निकल रहा है। जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी। तो सिर्फ 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म ये कह रहे थे कि मुश्किल वक्त गुजर चुका है, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा कुछ होता नजर आ नहीं रहा। महंगाई अभी भी रोज़ नया रिकॉर्ड बना रही है। डॉलर और पेट्रोल के रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। गरीब इस वक्त 2 रोटी से 1 रोटी खाने पर आ चुका है और हुकूमत मईशत चलाने, कर्ज उतारने के लिए IMF से कर्ज मिलने का इंतजार कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर मईशत को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए सऊदी अरब से सपोर्ट फंड लेने में कामयाब हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वुज़रा इस कर्ज के मिलने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किस तरह से, ये भी देखिए। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है इमरान खान ने उनसे रिक्वेस्ट काफ़ी बढ़ी और हमें इससे थोड़ी हेल्प चाहिए। बात ये हुई कि हमने उनको ये भी कहा कि एक ज़माने में आपने 2018 में हमें $3 बिलियन दिया था, तो वो भी अगर आप देख लें तो उन्होंने कल जो अनाउंसमेंट की है वो दोनों चीज़ें कर दी हैं। ये हमारा जो 4.2 बिलियन एक साल के लिए जो मिला है ये हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। अभी कर्ज ले तो लिया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हुकूमत के लिए गए इन कर्जों का बोझ उठाएगा कौन। वज़ीर आज़म ने माजी की हुकूमतों पर तनकीद करते हुए ये बताया था कि उन्हें हुकूमत में आते ही कर्ज अदा करने का बोझ मिला और अगर वो कर्ज अदा करने के लिए फौरी कर्ज ना लेते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता और हमें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान पर 24,000 अरब रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 40,000 अरब रुपए से ज़ायद हो चुका है और इस मौजूदा कर्ज का ये जो बोझ है ये इसमें मजीद इजाफा इस दौरे हुकूमत में होता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान आने वाली हुकूमत के लिए कि वैसे ही कर्ज का एक और बोझ तैयार कर रहे हैं जैसा उनकी हुकूमत को मिला था, जिसके बाद आने वाली हुकूमत ऐसे ही माजी की हुकूमत को सारी खराबी का जिम्मेदार ठहराएगी, जैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत गुज़िश्ता 3.25 साल से ठहरा रही है। अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर तहरीक इंसाफ एक बार फिर से इख्तिदार में आती है तो वो महंगाई, बेरोज़गारी और इस ख़राब माशी हालात का जिम्मेदार फिर ठहराएगी। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। ये जो कर्ज आया है सऊदी अरब से $3 मिलियन स्टेट बैंक में आए हैं, तेल भी डेफर पेमेंट पर $1.2 बिलियन का मिल रहा है। क्या पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त ये सहारा दे सकता है? अपोजिशन इसको कैसे ले रही है, क्योंकि हुकूमत तो इसे मईशत की मजबूती से ही ज़ाहिर ताबीर करेगी। सेनेटर बैरामन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर ज़रका तैमूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बैरामन तंगी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ये एक और कर्ज आ गया, ये इसको हम मईशत पर बोझ समझें या मईशत के लिए फ़ायदेमंद समझें कि पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मईशत इस वक्त बदहाली का शिकार थी। तो बहरहाल ये एक ताज़ा हवा के झोंके के तौर पर इसको लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर साहब, बात कर्जे की नहीं है, बात है पॉलिटिकल विजन की और सोच की कि जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की अगर सोच पॉजिटिव है, अगर उसकी सोच कंस्ट्रक्टिव है, अगर उनकी सोच ये है कि
पार्लिमान के फ्लोर से हम सब मिल के इस मुल्क को मुश्किलात से निकाले, तो ये कंटेनर की सियासत से, ज़िद की सियासत से, अना की सियासत से बाहर निकल आते और ये अपनी जिम्मेदारी महसूस करके अपोजिशन की स्टेटस को और अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम करके इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते थे। ठीक है, चलें, आपको पॉलिटिकल विजन और विल की कमी नजर आ रही है। जरा निहाल हाशमी साहब नून लीग के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे नून लीग का मौक़िफ़ भी जान लें जरा, फिर हुकूमत के पास, फिर अब हुकूमत के पास इस सूरत हाल में क्या जवाब अपोजिशन को और फिर इस मुल्क के अवाम को मुतमईन करने के लिए। तो निहाल हाशमी साहब, सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद की है। ज़ाहिर है इस वक्त एक आम आदमी बड़ा मुश्किल का शिकार था, इसका कहीं कोई एक आम आदमी को फ़ायदा होते आप देख रहे हैं? मुल्क पर तो कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, आम आदमी तक इसके असरात क्यों नहीं पहुंच रहे, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नीयत साफ हो तो फिर मंजिल भी आसान हो जाती है। जब गवर्नेंस बेहतर हो तो आदमी गुर्बत में भी इज्जत से रहता है और वकार से रहता है और खुश रहता है। अच्छा। बहुत ज्यादा दौलत भी हो तो फिर वो खुश और वकार नहीं होता है। अमेरिका में भी या सऊदी अरब में भी ऐसे लोग होंगे जिनके माशी हालात ठीक नहीं, मगर गवर्नेंस उनकी बेहतर है तो वो क्या करते हैं कि उनको अपलिफ्ट करते हैं। हमारे यहाँ अपलिफ्ट का कोई प्लान नहीं है। और देखें, सारे चोर बैठे हुए कैबिनेट में, सारे एटीएम कार्ड, कोई दवाई का चोर है, कोई पेट्रोल का चोर है, कोई चीनी का चोर है और कोई आटा का चोर है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये FIA की रिपोर्ट है। ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके अपने रिपोर्ट है कि जी हाँ, इन चीजों में घपला हुआ है, इन चीजों में स्कैम हुआ है। तो ये सेहत इंसाफ कार्ड और एहसास प्रोग्राम, इसको आप एक गरीब आदमी को अपलिफ्ट करना नहीं तसव्वुर करते, इस तनाजुर में नहीं लेते इसको? देखिए, ये जो इंसाफ कार्ड है ना सेहत, ये सबसे पहले हमारी हुकूमत ने, ये ब्रेन चाइल्ड ऑफ मरियम नवाज साहबा ने ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारी पार्टी को और हमारी गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया। और एहसास कार्ड जो कहते हैं, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। आप सिर्फ नाम बदल दें और कुछ नहीं होता है। तो नाम, आप इसके असरात क्या हो रहे हैं? असरात तो नहीं आ रहे हैं। असरात अगर बेहतर होंगे तो हम कहेंगे हाँ जी गवर्नमेंट, और हर कोई कहेगा, हमें कोई नहीं पूछेगा, फिर गवर्नमेंट के लोग गुम गाएंगे। नहीं निहाल साहब, हुकूमत ये क्लेम करती है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबको दे चुके हैं और इस दिसंबर तक पंजाब में भी सबको देने का ऐलान कर दिया गया। तो ये तो एक बहुत बड़ी आबादी, अगर पंजाब पूरा कवर हो जाता है तो समझे हमारी 60-70% पॉपुलेशन मुल्क की कवर हो गई। देखिए जी, आपको लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का तो याद है ना, कि जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, जहाँ पे बच्चे 12-12 मर जाते हैं, तो वहाँ ये सेहत कार्ड एक सोचा है। जैसे 350 डैम बनाया था, वैसे ही इन्होंने कार्ड भी बना दिए। सही, चलिए मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। डॉक्टर जरका साहब से इन तमाम सवालात के जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान की मदद कर दी है। इससे पहले भी हम सऊदी अरब के पास, मलेशिया के पास, चाइना के पास वक्तन जाते रहे। IMF से जो खुशखबरी आनी थी उसका क्या हुआ? अभी तक वो डील फाइनल नहीं हो सकी, इसलिए हमें फौरन से सऊदी अरब के पास जाना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, बात यह है कि ये चले हुए कारतूस और आजमाए हुए लोगों ने क्या बताना है, जिन्होंने खुद बैंकरप्सी के धाने पे पाकिस्तान को लेके गए हैं। भाषण देना तो बड़ा आसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 सालों में वो कर चुकी है जो ये 3 दफ़ा की हुकूमतों में नहीं कर सके। देखिए, हर बार जो ये लोन्स लेते हैं, ये हमने थोड़ी ली, ये तो पिछले 40 सालों से आप ले रहे हैं, आपकी हुकूमतें ले रही हैं। मसला सिर्फ ये था कि इनकी हुकूमतें पैसे बाहर भेज के कोई सरे महल खरीदता था। सर, बात खत्म करने दें, आप गुजारिश सुने ना, बात खत्म करने दें तो मेहरबानी होगी आप। मेरा वैसे ही गला खराब है। अच्छा, एनीवे, तो अब एवन फील्ड अपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो लिस्ट ख़त्म नहीं होती। बात अब ये है कि क्योंकि IMF ने आपसे 6 बिलियन की बात हुई थी, उन्होंने 1 बिलियन आपको पिछली दफ़ा दिया था, इस दफ़ा 2 बिलियन उन्होंने देने थे, जो कि उन्होंने आपके रख लिए हैं। मसला इस वक्त क्या है? मसला ये है कि इस वक्त अमेरिका आपके साथ प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की हमेशा से एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप रही है। एक किताब में पढ़ी थी, 2013 की लिखी हुई है, डैनियल मार्की की, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब ये कि वो हमसे खुश भी हैं और खुश नहीं हैं, हम उनसे खुश भी हैं और खुश नहीं हैं। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है अमेरिका और पाकिस्तान की। एक और अभी मेरी नज़र से किताब गुजरी जिसका नाम है डायरेक्टरेट एस, अमेरिकाज
सीक्रेट वॉर इन अफगानिस्तान नहीं, एंड उसका जवाब पाकिस्तान दे एंड दो। CIA। तो 700 पेज की ये किताब है, स्टीव कॉल ने लिखी है। अच्छा, अब बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी वो किताबें और उस किताब को पढ़ के आपको पता चलता है कि उनको आपकी एक एक चीज़ की खबर है। जिन हुकूमतों के नुमाइंदे, पुरानी हुकूमतों के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं, इनकी हुकूमतों का एक एक चट्ठा पट्ठा वो वहाँ पे खोलते हैं। हम आके पाकिस्तानी टेलीविज़न पे जो मर्जी कह दें, लेकिन जो हकीकत है वो तो छुपती नहीं है ना। अब पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान की वजह से अब डॉलर आपका ऊपर गया, क्यों ऊपर गया? इसलिए क्योंकि आपके डॉलर्स अफ़गानिस्तान जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में पहले जो अमेरिका रेगुलरली पैसे दे रहा था, उन्होंने वो पैसे रोक लिए। अब वो पैसा सारा ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से। सही। तो ज़रका साहब, अभी तंगी साहब विजन की बात कर रहे थे कि खान साहब के पास इनके नजर में विजन की कमी है। जब एब्सोल्युटली नॉट अब $85 हो चुकी है, तो उस वक्त खान साहब को अंदाजा नहीं था कि इसके फिर असरात क्या मुरतब होंगे, आगे मौशी पाबंदियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। और फिर जब कह दिया तो उसके बाद फिर बैकअप प्लान कोई मौजूद था? उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि IMF अगली किस्त रोक देगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बात ये है कि जो ये कह रहे हैं ना विजन की कमी है, ये अपने प्राइम मिनिस्टर्स जो इनके जब थे तो उनके, मैं अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस किस्म की बातें करना, दूसरा आपके मेहमान चंद ऐसे भी हैं जो जुडिशरी की टांगें तोड़ने से लेकर कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं, तो मैं इन बातों में नहीं जाना चाहती। लेकिन एक तहजीब के दायरे में रह के हमें कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो लोग सियासत में पुराने हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मुझसे सीनियर है, कि हम एक तहजीब के दायरे में रह के कोई मंतकी गुफ्तगू किया करें जिससे हमारी ऑडियंस भी ग्रूम हो। ठीक है जी तंगी साहब। जी सो बात यह है कि ये सब चीजें अगर अभी यहाँ आपको नहीं नजर आ रही तो अगले इलेक्शन में सब दूध का दूध और पानी का पानी अलहदा हो जाएगा। ठीक है। तो और ये जो सिलेक्टर्स की बात करते हैं और सिलेक्टेड की बात करते हैं, जरा इनसे ये पूछ दें कि आज तक कौन आया है जो सिलेक्टर्स के बगैर आया? अपना ये गेट नंबर 4 की सब मैंडेट है, रहने दें ये बातें वो करें जिसमें तो कोई वजन तंगी साहब, ये अभी 3.5 साल हुए हैं, 1.5 साल अभी इस हुकूमत का बाकी है, 5 साल का मैंडेट है। और बड़ी मुनासिब बात ज़रका साहब कर रही है कि जब इलेक्शन के वक्त अवाम में जाएंगे तो अवाम फैसला कर देगा, अवाम फैसला कर देगी कि कितने मुतमईन है इनकी हुकूमत से, इस 5 साल दौर से। उस वक्त उनके हाथ में फिर फैसला होगा। जहांगीर, मैंने कब कहा था? ये तो इसकी नालायक वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं 3 महीने में पाकिस्तान का नक्शा बदल दूंगा। मेरी हुकूमत के दूसरे दिन डॉलर आएंगे, किसी के मुंह पर फेंकेंगे, आवाम पे खर्च करेंगे, फिर 6 महीने, फिर 8 महीने, फिर 10 महीने, फिर 2 साल मांगे। मैंने तो कहा था कि आप इलेक्शन कैंपेन में इस तरह के बयानात तो देने पड़ते हैं ना आवाम को मुतासिर करने के लिए। नहीं, मैं ये कहने कह रहा हूँ, मैं जागीर साहब ये बता रहा हूँ कि मैंने नहीं, हमने तो कहा था कि नो डाउट यू आर द सिलेक्टेड, बट आप 5 साल पूरी करें, आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी मेरी डॉक्टर साहबा ने कुछ फिगर बता दी, मैं इनको फिगर बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि इसको होश आ जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला नाकाम हुकूमत, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा डॉलर की कीमत, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा करप्ट हुकूमत। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैन सिटी इंटरनेशनल कह रही है और दूसरी है कि स्टेट बैंक कह रही है। तो जब आपकी 3 साल 4 साल हुकूमत में महंगाई भी सबसे ज्यादा, करप्शन भी सबसे ज्यादा, पेट्रोल की कीमत भी सबसे ज्यादा, डॉलर की कीमत भी सबसे ज्यादा, और ये आप कर्जे भी सबसे ज्यादा, तो आप फिगर को समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान की 74 साल तारीख में तो सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने ये सब कुछ, ये कारनामे किए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और तंगी साहब, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, आप इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड कह रहे हैं। ज़रका साहब कह रही हैं कि माजी में कोई हुकूमत ऐसी आई नहीं है जो सिलेक्टर्स की मदद के बगैर ना आई हो। अब आप लोग 3 बार हुकूमत में आ चुके हैं, उसमें से कोई ऐसी आपकी हुकूमत रही है जो सिलेक्टर्स की मदद के बगैर आई हो? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान की तारीख में जब भी इलेक्शन होता है तो कभी कभी धांधली होती है, और इसके रोकने के लिए मतलब कि ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जब आपको 94% पाम 45 न मिले तो इसको हम सेलेक्टेड कहते हैं, और ये है सेलेक्टेड हुकूमत। इसी वजह से हम कह रहे हैं। लेकिन जहांगीर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक इन लोगों को होश नहीं है कि हमने गरीब आवाम के मुंह से 2 वक्त का नवाला छीन लिया। इनके लोग कहते हैं कि भाई रोटी की जगह आम खाएं, टमाटर की जगह दही खाएं,
सही। 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाएं। और उस दिन ये एक मिनिस्टर ने कहा कि महंगाई आई है तो पॉपुलेशन की वजह से आई है। और इस दिन एक लतीफा और सुनाए इसके फेडरल मिनिस्टर ने, जो कि पाकिस्तान की तारीख में करप्ट तरीन फेडरल मिनिस्टर है, परमबीर खान, उसने कहा था कि 90 नवालों 100 नवालों की जगह पे आप 10 नवाले कम खाएं। ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? रोटी कम खाएं, दही खाएं। तंगी साहब, ये आप किसी को करप्ट कह रहे हैं, किसी को सिलेक्टेड कह रहे हैं, ये जितने भी आप इल्जामात लगा रहे हैं, इनमें से किसी के खिलाफ भी कहीं कोई सबूत आपके पास मौजूद है? और सबूत है तो फिर अदालत में जाए ताकि ये लोग साबित हों करप्ट। जब आप, मैं देखिए जहांगीर साहब, आप कह रहे सबूत, तो क्या पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन इस वक्त है पाकिस्तान की तारीख में, तो ये सबूत नहीं है? आप जो पाकिस्तान की करप्शन में इजाफा हुआ, ये सबूत नहीं है? इस वक्त डॉलर की कीमत 175 रुपए, ये सबूत नहीं है? इस वक्त पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान सही, लेकिन तंगी साहब, जाहिर है ये वो तमाम ये ऐसे सबूत हैं कि इनको अदालत में ले जाकर आप इनको करप्ट तो नहीं साबित कर सकते ना। अब जरका साहिबा, महंगाई तो बहरहाल है, ये जी चले कंप्लीट कर लें। जी आप ये मौजूदा वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा था कि जब किसी की हुकूमत में महंगाई बढ़ जाती है तो वो चोर, लुटेर और डाकू वज़ीर आज़म होता है? ये इसने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ। सही, मैंने कब कहा है? ठीक है जी, इसके वज़ीर आज़म ने कहा था। तो अभी अगर मैं इसको वज़ीर आज़म, चले ठीक है तंगी साहब, पॉइंट आपका आ गया। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात तो कही थी। अब जरका साहब, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ये बात प्राइम मिनिस्टर की, और इस वक्त तो हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। बेपर की बातें उड़ाते हैं ना, इनके पास फैक्ट्स होते हैं ना, इनके पास फिगर्स होते हैं। ये इस तरह बातें करते हैं जैसे किसी जलसे में मुक्के मार मार के बातें बोल रहे हैं, ना कोई दलील ना कोई फैक्ट। इस किस्म की बातें आप इनको ये बोले पीपल्स पार्टी से ही आते हैं, सिंध में अपनी परफॉर्मेंस बता दें, इनके पास कुछ दिखाने को नहीं है। बातें जितनी मर्जी हो, कहते हैं ना थूकों के पकौड़े नहीं बनते, बातें जितनी मर्जी करें, कौन इनको रोक सकता है? तंगी साहब, जरा मौका दीजिएगा जरका साहब को। जरका साहब, जाहिर महंगाई सिर्फ सिंध का मसला तो नहीं है ना, महंगाई तो इस पूरे मुल्क का मसला है। महंगाई तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी है। के बगैर दलाइल के बातें करते हैं, बहुत अफसोस है। डॉलर मैंने जो कुछ कहा इसको गलत साबित करें ना। मैंने जो कुछ कहा आपको, डॉक्टर भी है, क्वालिफाइड भी है, मैंने जो फिगर बता दी इसको गलत साबित करें ना, तो हम आपको सुन रही हैं। अच्छा तंगी साहब, रुकें, जवाब तो देने देना। जी जी डॉक्टर जरका साहब, ये डॉलर 175 क्रॉस कर गया है, पेट्रोल 137 तक पहुंच चुका है, और खबरें आ रही हैं कि पहले को 145 पे पहुंच जाएगा। रॉन्ग कि आपने कहा हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इस हुकूमत में आया है। मैं आपको बता रही हूँ, आप जरा थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक कर लिया करें। पाकिस्तान में हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन 1973 में था 37.8%। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स हैं। जरका साहब, 73 तो बहुत पुरानी बात हो गई ना, ये रिसेंट पास्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि खान साहब भी जिस वक्त बात करते हैं तो ये पिछले 10 साल की करप्शन की हमेशा बात करते हैं। तो अगर कंपैरिजन पिछली हुकूमतों से अगर कंपैरिजन करें, 9, और 10% के आगे पीछे चलती है, तो अभी भी वही हाल है जो पहले था। ये इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनको अपनी डेट सीलिंग रेज करनी पड़ी, उनका बैंक करप्ट होने लगी थी यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट। बाइडेन साहब को कांग्रेस में जाके मिन्नत तरले करने पड़े अपनी पार्टियों के कि डेट सीलिंग रेज करो, क्योंकि इस कदर महंगाई पूरी दुनिया में हो गई। तो जरका साहब, एक आम गरीब मजदूर को महंगाई की हम ये जस्टिफिकेशन देकर समझाएं कि चूंकि अमेरिका में भी महंगाई हो रही है, यूके में हो रही है, चाइना में हो रही है, इसलिए पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। की जो कीमत थी ट्रांस अटलांटिक, वो $3,000 से $18,000 हो गया। माशाल्लाह, जो इकोनॉमी हमारे इतने लायक हुकूमतें पिछली छोड़ के गई हैं, इसमें ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होती हैं। आपने अपनी इकोनॉमी को तो बिल्ड ही नहीं किया कि आप खुद कोई चीज बनाएं। जो चीजें आप खुद उगाते थे वो भी आपने खत्म कर दी। ना दालें आप खुद उगाते हैं, ना आप सवाए चावल, आटा और शुगर के कपास भी आपने छोड़ दी थी, वो तो हम दोबारा से इनको ठीक करने जा रहे हैं। तो बातें इनकी जो है ना, अगर इनके, मेरी बात सुनिए, अगर इन्होंने दूध और शहद की नहरें चलाई होती तो आज क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत में होती। इनकी नालायकी, इनकी नाअहली, और नालायक तो ये है जिन्होंने हुकूमत करनी, जिनको आई नहीं, 3 दफा आए, हर बार आके पैसे बनाए अवाम के लिए, इन्होंने कुछ मेरे लीडर ने नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर में भी कीमतें नहीं बढ़ने दी। आज आके ये है पॉलिटिकल विजन। हॉस्पिटल का जिक्र करते हैं जो डॉक्टर अदीब रिजवी ने इनको बना दिया। बाकी जो हाल है, ना पीने का पानी है, पाइपों से पानी निकाल के इन्होंने टैंकरों में डाल दिया,
भत्ता माफिया इन्होंने अपने अंडर आपने चलाया सवाल हुआ क्या है, पूछा, जवाब फिर क्या इन्होंने दिया? चाइना लेकिन कटिंग कराची जी के जरका साहब जो सब जो कुछ जितनी इन्होंने भी गलत जमीन किया है, उसका सवाल तो इन्होंने इनसे अपने किया लोगों जाएगा को ना, दे दी, लेकिन ये माफिया, इस कब्जा माफिया। ये जो इस ऊपर सवा से तीन आप साल हैं देखिए, जब रेलवे, पाकिस्तान तहरीक सर्कुलर इंसाफ की रेलवे मुल्क का में इन्होंने हुकूमत क्या है हशर किया, उसके स्कूलों में इन्होंने तबाही लाई, कराची जरका साहब, को इन इन्होंने सवा तीन सालों का सवाल तो ग्रेवयार्ड आपके बना सामने दिया, रखा जाएगा ना। पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब उसको इन्होंने तबाह कर दिया। जहांगीर मैंने देखिए इनसे जो बात पूछा ये है कि हम जवाब हुकूमत, दे दें। अगर हम इस वक्त हुकूमत में हैं, केपी में जो कुछ हमने किया उसकी नजीर इनके पास नहीं है। ये 11 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हॉस्पिटल हैं, में- क्या किया इन्होंने हॉस्पिटल में सिंध में? गैस चल अब क्या किया इन्होंने सिंध में, जरा इनसे क्या पूछते हालात हैं। हैं? जी डॉक्टर साहब रुकिएगा बातें करने को जी, इनके तंगी साहब ये पास क्यों है, कह लेकिन लगा रहे हैं आप? बताने जरका को साहब कुछ नहीं इंतहाई है इनके पास। संजीदा गुफ्तगू कर रही हैं, आप दारू हंस कर लोटपोट हो रहे हैं, क्या मामला है? देखिए अरबाब साहब, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 5 सवालात किए हैं। मैंने इनके वज़ीर-ए-आज़म के ओ जो वादा था वो याद दिलाया। मेरे किसी सवाल का इसलिए जवाब कौन दिया कि लेके क्या आया था अर्ज़े आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान one of की the तारीख में biggest ज्यादा लिए traitors कि लाने नहीं? वाली अगर इनकी नहीं लिए तो हुकूमत। बताएं। अरे क्या इस वक्त बात पेट्रोल करते की हैं, कीमत इन्होंने ज्यादा तो है, पाकिस्तान अगर नहीं को है तो अंदर बताएं। बाहर से खोखला अगर किया। जरका साहब अगर जरा सा मौका दें, तंगी अलहदा, साहब अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपकी गद्दारी तरफ के आता हूँ। अलहदा फिर कहते हैं ये लफ्ज इस्तेमाल ना करे, रहने दे। बातें अगर इनको आती हैं तो हमें भी बहुत बातें जी, आती जी, हैं। बिल्कुल, हमारी आप मुंह में भी बिल्कुल ज़बान जवाब है। दें, लेकिन ऐसे अपने मौके सिर्फ पर जरा। बातें करने से कुछ नहीं जी, जी, होता। अपनी बारी पर दलील जरा- काम दिखाएं, क्या किया ठीक है, इन्होंने काम। जी जी तंगी साहब आप मुकम्मल कर लें जरा जल्दी से। तो ये इस तरह की बेपर की ना उड़ाए, बेपर की उड़ाएंगे तो फिर आगे से सुनेंगे भी। जी ये तंगी साहब अगर- फैक्ट्स और अगर फिगर्स हिंदी में हकाइक के बात साथ बात करेंगे करें। तो जरका हम- साहब कह रही है बेपर की ना उड़ाएं आप। देखिए अरबाब साहब, मैं आपको बता रहा हूं, इस ये तो पैराशूटर है, इसको क्या पता सियासत का। मैं तो 41 साल का पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं नौकर नहीं हूं। हम ग्रास रूट से चलो, आके यहाँ तक आए पैराशूटर हैं। फिर वही हमने बकवास। हुकूमत आई एम भी सॉरी, देखी है। मैं अरबाब देखिए, साहब इस जी, प्रोग्राम नहीं। में इस किस्म की हर तंगी साहब ये आप कर रहे हैं जाएंगे। तंगी साहब आपको जो बात नहीं किस दूंगा। तंगी साहब बातें कर रहे जो हैं? भी एमएनए यार, आप एमपीए कोई बात सोच या समझ सेनेटर नहीं है, करते। कौन वो सा पैराशूट? वो कौन का जरा खादी नहीं है बताइए ना। आप, मैं कौन सा पैराशूटर पैराशूट? कहूंगा। खवातीन को मैं देख के पैराशूटर आप लोगों कहूंगा। की इनको प्रॉब्लम सियासत ये है करने का कि पता आपने नहीं है। इस किस्म अगर की, ये अगर सियासत आपको को मेरे सियासी किरदार पे पॉलिटिकल आप लेकिन सब तंगी साहब चाहेंगे किसी कि मेरे आप किरदार किसी को पे डायरेक्टली आप हिट ना करें ना। तंगी साहब कोई गलत है, तंगी साहब कोई जाती आप हमला ना लोग- करें। आप आपको ना हुकूमत की अपनी ओवरऑल बात गवर्नेंस और करनी पॉलिसी पे बात करें। ना आपको अपनी मुझे- सोच पे कोई मुझे- कंट्रोल मुझे ये पहाड़ है इस कि किस्म मैं की 41 बातें साल का कर रहे political हैं। worker क्यों हूं। आपने कहा मुझे ये पैराशूटर? एहसास है मुझे कि एक्सप्लेन मैं पार्टी कीजिए का आप political किस worker हूं। बेसिस पे मुझे आपने ये ये पहाड़ लफ्ज है, मेरे मैं लिए इस पे इस्तेमाल पहाड़ किया करता है। हूं। मुझे बताइए अच्छा, आप मैं- जरा टेलीविजन शो दोनों पे दोनों आप मेहमानों से बताइए गुजारिश है कि जरा कहाँ से थोड़ा सा पैराशूट रुक कर लाएंगे। एक एक करके एक दूसरे की बात बताइए सुनेंगे तो जरा आप। दोनों के नहीं, पॉइंट्स आसेंगे। अब तंगी साहब कोई किस बात बुनियाद पर नहीं आपने कहा चलें आप करेंगे नहीं आप बैठ सकती पहले हैं। इस बात ये की बात दलील जाएगी, देंगे। इनको आपने मेरे बगैर सवालात का वजह जवाब के नहीं जो है। ये एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसका क्या मेरे मतलब है सवालात आपका? का जवाब दे दो। आप मैंने सोच जो समझ पूछा के उसका बात जवाब दे कीजिए। दो। तंगी साहब आप सवाल करें, लेकिन हमारे सवाल भी तो तहजीब के दायरे में करें ना। सियासतदान उसमें जो आपको कहते हैं, अल्फाज का हम बड़े चुनाव भी तो पुराने हैं, इनको बड़ा तो संजीदा होना अल्फाज का चाहिए। चुनाव पूछा, नहीं उसका आता, जवाब दे दो, ना आवाम इनको को पता है गुमराह न तहजीब करें। के दायरे में रह के मैं बात कैसे political करनी worker हूं, है। खवातीन आप को लोग देख के नौकर या हैं, ये किरदार आप पे बात पैराशूट करते पर हैं। हैं, अब इन्होंने आपको मेरे सियासत किरदार करने पे का कुछ पता नहीं नहीं मिला है। तो आप आप पैराशूटर हुकूमत की में हैं, कहानी ले आए। आपको- जरका साहबा जो जरा जरका मुझे साहबा जो बताइए आप। जो सवालात आप किधर पूछे से तंगी आई साहब है? से मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। अगर आप मुझे बताइए, मौका दें, मेरी आवाज ज्यादा उन पैराशूट तक कहाँ से आया बराए है? बताइए। क्लियर नहीं, जाए। इसको होश नहीं है। जरका साहब जरा रुकिएगा जरा। तंगी साहब जब आप गुफ्तगू करें तो तहजीब का दामन थामे रखें। तंगी साहब ये मैं इस अब वक्त क्या बोलूं, मैं अपनी तंगी ज़बान साहब में- पाकिस्तान की आवाम इस वक्त आपको सुन रही है। इस्तेमाल करते अगर हैं, आप एक ना कोई संजीदा तमीज़ है, ना सियासी तहजीब वर्कर है, हैं तो sorry। थोड़ी सी संजीदगी इख्तियार करें। थोड़ा जरा बहुत अफसोस की इस बात माहौल को है थोड़ा कि लाइट इनको करें, बात थोड़ा सा नहीं नीचे लेके करनी जाएं। आती। जरका साहब जरा क्या मौका समझते दीजिए। हैं अपने आप को? टेलीविजन पे आ गए तो दूसरे लोगों को आप इस तरह से इसको ये मेरा मतलब है कोई आपको इंसान आदाब अपनी मालूम नहीं है कोई सियासत तहजीब का लेके और आता है, पक्षों का, कोई वरना तमद्दुन आप अपनी आपका फ्लोर पीछे पे से बात खानदान करती हैं। नजर आता है। इस किस्म के अल्फाज तंगी इस्तेमाल साहब करने का आप इनका हुकूमत की क्या पॉलिसीज मतलब पर है? बात करें। वजीर I आजम don't की understand. जो पॉलिसीज हैं, जो हुकूमत की गवर्नेंस है, अगर उसमें कोई कमजोरी है तो खामी आप बात करें। What किसी को does he पैराशूट mean by का करार saying देना साहब जी। हुकूमत की ये मुझे पॉलिसी के public साथ साथ apology इनकी देंगे। नालायकी पे बात He करूंगा। will give me a public इनकी and a नौकरी written करने पे बात apology for these करूंगा। words ये that जो he कोई used. आवाम को गुमराह करे इस पे बात करूंगा। नहीं, ये
हुकूमती नुमाइंदा है, अब इनको आप नहीं तरीका करेंगे नहीं बात, आता चूंकि- है, आप मेरे इनको से रिटर्न आदाब बात मालूम नहीं करेंगे, है, आप इनको मुझे टॉक शो माफी क्योंकि दोनों एक साथ नहीं बात है। कर रहे हैं इसलिए तो अपने अल्फाज जाहिर है आप लोगों मेरी तक बात आवाज भी करें। नहीं जा पा रही आप मेरे और कलीग मजबूरन यहाँ पर एक ब्रेक भी मुझे लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खानों का, डॉक्टर जरका साहबा, सेनेटर बैरामन तंगी साहब। एक दूसरे की जो सियासी पॉलिसीज़ हैं, जो हुकूमत की गवर्नेंस हैं, कई कोई कमी खामी है, अपोजिशन का हक है कि वो उसको निकाल कर सामने लाए, उसकी निशानदेही करे, और हुकूमत का भी ये हक है कि वो अपना दिफा करे और अपना जवाब लोगों तक सामने रखे। लेकिन दोनों जानिब से हमेशा तहजीब के दायरे में रहकर ये गुफ्तगू होनी चाहिए, संजीदा माहौल में होनी चाहिए। इस तरह से एक दूसरे पर ज़ाती हमले करना
किसी तौर पर भी कोई दाद या तहसीन का मुस्तहिक नहीं, बल्कि इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची को कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था। ये शहर दुनिया के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में गिना जाता था। सिर्फ अंदरूने मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर घूमने फिरने आया करते थे। कराची में कुशादा और चौड़ी सड़कें हुआ करती थीं, खेलों के मैदान हुआ करते थे, सैर व तफरी के लिए यहाँ पर पार्क्स मौजूद थे और पैदल चलने वालों के लिए यहाँ बड़ी ज़बरदस्त फुटपाथ हुआ करती थी। लेकिन फिर देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। कुशादा सड़कें सुकड़ती गईं, टूट फूट का शिकार होती गईं, तफरीही पार्क्स पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गईं, वो गायब हो गए। खेलों के मैदानों को चाइना कटिंग करके बेच दिया गया। पैदल चलने वाली फुटपाथ पर तजावुजात माफिया का कब्जा हो गया। नालों पर घर बना दिए गए, दुकानें बनाकर कारोबार शुरू कर दिया गया और शहर का कोई एक भी इलाका ऐसा ना बचा जहां पर कब्जा ना हो, तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात ना हुई हो। पिछले 30 साल में तकरीबन तमाम हुकूमतों में रहने वाली MQM के पास शहर का 85% मैंडेट हुआ करता था। गुज़िश्ता 13 साल से सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची की इस तबाही का जिम्मेदार ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे को ठहराती हैं। तवील अरसे तक कराची पर काबिज इन दोनों सियासी जमातों ने जब कराची की बेहतरी के लिए कुछ ना सोचा, कोई अमली कदम ना उठाया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेना पड़ा और कराची को उसकी असल शक्ल में बहाल करने के लिए गैर कानूनी तामीरात गिराने, कब्जे और तजावुजात को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कराची रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की है। अदालत ने गुजर नाला मुतासरीन की बहाली से मुताल्लिक वज़ीर आला सिंध की जानिब से जमा कराया गया जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए ये हुक्म दिया है कि नाला मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत अपने वसाइल से रकम फराहम करे और उनकी जल्द बहाली के लिए इकदाम भी किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने KMC के तहत आने वाले पार्क, खेल के मैदानों पर कब्जे के केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि KMC अपने तमाम पार्क्स, खेल के मैदान बहाल करे, गटर बागीचा पार्क से कब्जे ख़त्म किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में बढ़ती हुई गैर कानूनी तजावुजात के केस का भी तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने शहर भर के खेल के मैदान और पार्क्स को फ़ौरन असल शक्ल में बहाल करने और कराची भर के रिफाई प्लॉट्स की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दिया। साथ ही PCHS में नाले पर कायम तजावुजात फौरी ख़त्म करने और ग्रीन बेल्ट को भी असल शक्ल में बहाल करने का हुक्म दे दिया। उन पर किस तरह से अमल दरामद होगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा KMC के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के लिए, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। बशीर अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रोचमेंट KMC के। बशीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये अदालत उज़्मा से ये ऑर्डर्स तो आ गए, ये इन तमाम ऑर्डर्स पर अमल करना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा और कितने वक्त में आप ये तमाम ऑर्डर्स पूरे कर देंगे बशीर साहब? जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो हमने काम किया है इससे पहले जब चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब थे, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था हमारे काम को और ऑलरेडी जो है हम रोजाना की बुनियाद पे डेली जो है वो तजावुज़ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पे कमिश्नर कराची को हर महीने और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हर महीने जमा करा रहे हैं। जो भी चीफ जस्टिस साहब ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को टारगेट दिया था या उसका निशानदेही की थी, जस्ट लाइक मैं आपको बता दूं, जैसे अलादीन पार्क है, KD ऑफिसर क्लब है, ST14 प्लॉट है, जो अभी पिछले महीने वो तमाम की तमाम तजावुजात को ख़त्म कर दिया। तमाम प्लॉट और तमाम जितनी भी सुप्रीम कोर्ट से लिस्ट आई थी अबाउट एमिनिटी प्लॉट, नाला और बिल्कुल पार्क, ग्राउंड, वो सबको क्लियर करके हमने उसकी जो है रिपोर्ट जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह ऑर्डर किए हैं उसमें अलादीन पार्क को बनाने के ऑर्डर से हमारे पास। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर और कोई तजावुजात है जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के किसी भी जगह पर, आपने जिस तरह बताया कि ये हमारा 160 एकड़ का जो है वो गटर बगीचा का पार्क है, उस पर भी हमने मुकम्मल तौर पर तजावुजात खात्मा किया। उस पर दोबारा जो है पार्किंग माफिया ने कब्जा किया हुआ। इंशाल्लाह वो एक ऑपरेशन बहुत जल्दी एडमिनिस्ट्रेटर साहब के ऑर्डर से कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप कंप्लाइंस करें फौरी तौर पर, वो हिदायत हमें मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। बशीर साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि अदालत के ऑर्डर जैसे जैसे आ रहे हैं आप उस पर अमल भी कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम तजावुजात ज़ाहिर जब हुई, जब भी एंटी इंक्रोचमेंट एज इदारा मौजूद था, ये होती चली गई, उस वक्त कहीं कोई एक्शन क्यों इस तरह का नहीं लिया गया? देखिए, आपने खुद ही अपने जो ना इसमें सवाल का जवाब इससे पहले दिया
कराची को 40-45 साल से कब्जा माफिया ने जो है वो घेरा हुआ था। इस कराची शहर पे 40-45 साल से जो कब्जा माफिया था वो मुख्तलिफ तरीकों से इस कराची शहर पे कब्जा करता था। और जब सियासी सरपरस्ती में ये सब सियासी सरपरस्ती में होता था और केएमसी बेबस थी। नहीं, वो हर अमरेला उनके पास होता था, चाहे वो पॉलिटिकल अमरेला लेते थे, चाहे वो कोर्ट का अमरेला। देखिए जितने भी हमने ऑपरेशन किए हैं, जस्ट लाइक अगर आप देखिए, अगर हमने गुज्जर नाला और रंगी नाले पे भी ऑपरेशन किए तो उस पर भी स्टे मिल जाता था। यानी कि वो हर अमरेला लेते थे जितने भी ये कब्जा माफिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो बशीर साहब जब ये कब्जा माफिया किसी भी अमरेला के अंडर में ये काम कर रहा था, उस वक्त केएमसी, उस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट क्या कर रहा था? चाहे वो पॉलिटिकल अमरेला थी, चाहे वो कोई और अमरेला थी, अगर वो एमक्यूएम की अमरेला थी, अगर वो पीपल्स पार्टी की अमरेला थी और सियासी तौर पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुमकिन नहीं था, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते थे। यानी आपसे मुराद आपका इदारा? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इससे पहले जो है जितने भी ऑपरेशन होते थे वो नाकाम हो जाते थे, सक्सेस नहीं होते थे। तमाम इदारे, मेरा एक इदारा नहीं, पूरी कराची में जितने 19 सिविक एजेंसी है, अब मुख्तलिफ किस्म के जो है तो वो ये नाकामी की वजह क्या होती थी? ये अपर पॉलिटिकल जो क़यादत होती है वहां से कोई ऑर्डर्स आ जाते थे कि ये ऑपरेशन आपने फला इलाके में नहीं करना, या ये चूंकि तजावुज़ात हमारी रजामंदी से हुई है इसलिए इसको छोड़ दो? नहीं, ऐसा होता था। देखें, बाज दफा वो डायरेक्टर ही चेंज हो जाता था, बाज दफा कोर्ट का स्टे आ जाता था। और ये जो कब्जा माफिया था वो ताकतवर था। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जब CP9 के जो ऑर्डर हैं जिसमें इन्होंने तमाम जितने भी कोर्ट के स्टे वो जो कैंसिल किए हैं तमाम। बशीर साहब, ये शहरी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से भी ज्यादा ताकतवर था ये कब्जा माफिया? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सूबाई फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट सबसे ज्यादा मजबूत यही तो माफियाज है, यही तो पॉलिटिकल इदारों को चलाते थे। और कौन लोग हैं ये वही लोग हैं। इस हिसाब से तो इस माफिया को हुक्मरान बना देना चाहिए। अगर ये इतना ताकतवर है और हुकूमतें इसके आगे बेबस हैं, तो फिर हुकूमतें अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें और इस माफिया के हाथ में मुल्क की बागडोर दे देनी चाहिए। देखिए, मैं आपको इस साल को जवाब ये देता हूँ कि इतना खूबसूरत आर्डर आया है और इस कराची इतना खूबसूरत होता जा रहा है। आप 56 किलोमीटर का रकबा क्लियर हुआ है, जिसमें आप तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला आप देखें, पूरा अगर तमाम तीनों नालों की अगर लंबाई आप देखेंगे 56 किलोमीटर दोनों तरफ तजावुज़ात खात्मा की है। बड़ी मार्केटें जो नालों पे बनी हुई थी, बार कब्जे में थे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, उस सब के सब जो है वो आप गुजार कराए हैं। तकरीबन आप कैलकुलेशन हमारी है तो तकरीबन कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बशीर साहब, ये अब अदालती ऑर्डर आ गया, अब ये माफिया कमजोर हो गया या सियासी जमातों की सरपरस्ती खत्म हो गई या एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ज्यादा ताकतवर आ गए चूंकि उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है? तो केएमसी अब गैर जानिबदार रहकर काम करने की पोजीशन में इस वक्त है, आप समझते हैं? आजाद है केएमसी? देखिए, जो नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब कराची के बने हैं वो कराची के शहरी हैं। कराची की हर उनको तकलीफ का पता है, वो कराची की हर जगह से वाकिफ हैं। उनकी तरफ से मुझे बुलवाकर सख्त किस्म की हिदायत है कि आपने किसी के फोन नहीं सुनना, आपने किसी की बात नहीं सुननी, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाइंस करना है और उसकी रिपोर्ट जमा करानी वीकली। वो मुझसे वीकली रिपोर्ट मांगते हैं। और आप अगर आप देखेंगे, अगर आप मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और उनकी रिपोर्ट से हटकर अगर कहीं और कोई तजावुज़ात हो रही हैं तो उसके लिए भी ऑर्डर दिए हैं कि उसको भी इसी तरह से रोकना है गैर जानिबदार तरीके से? बिल्कुल। देखिए, मैं तो तजावुज़ात एक तो काफी अरसे से कायम है। एक तो उनके लिए मेरे सातों डिस्ट्रिक्ट में कराची पे रोजाना की बुनियाद पे हम तजावुज़ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और हम सिर्फ अपने ही लैंड कंट्रोल पे नहीं, आप ये बात गौर कीजिएगा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 29% लैंड कंट्रोल है इस कराची शहर में। बाकी दूसरी सिविक एजेंसियां हैं जिसमें KDA है, MDA है, LDA है, वाटर बोर्ड है, KPT है और रेवेन्यू है और कंटोनमेंट बोर्ड है। उन तमाम एजेंसियों के साथ मावनत भी कर रहे हैं, बल्कि उनकी जगहों पे उनके लिए काम कर रहे हैं हम बात जगह के ऊपर। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट मुतहरिक है इस वक्त कराची शहर के अंदर। अगर आप देखेंगे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर अहमद सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट KMC हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि अब KMC बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, गैर जानिबदार रह के कर रहा है। अब देखते हैं कि इसके शहर पर क्या असरात मुरतब होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामले पर बात करते हैं, और मामला यह है कि हम अपने स्टार्स की इज्जत करना कब सीखेंगे, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो मेहमान की हैसियत से आपके साथ किसी प्रोग्राम में शरीक हो, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट हो
और अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया में नाम बना चुका हो, उसकी राय की ज्यादा अहमियत होती है या फिर उसकी जो पेशे के एतबार से डॉक्टर हो लेकिन शौकिया क्रिकेट पर तबसरे भी करता हो, क्रिकेट के प्रोग्राम्स होस्ट भी करता हो? डॉक्टर नुमान नियाज अपने आप में बहुत बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट होंगे, लेकिन शोएब अख्तर वो नाम है जिसको क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी पूरी दुनिया में तबसरों के लिए बुलाया जाता है और शोएब अख्तर की राय को पूरी दुनिया में क्रिकेट के एतबार से बहुत अहमियत दी जाती है। पूरी दुनिया और खास तौर पर सोशल मीडिया पर शोएब अख्तर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इस वीडियो के वायरल होते ही डॉक्टर नुमान नियाज को सोशल मीडिया पर बहुत गालियां पड़ी। जब उन्हें इस मामले की संजीदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने शोएब अख्तर की तारीफ में एक वजाहती ट्वीट कर दिया। डॉक्टर नुमान नियाज ने अपने ट्वीट में लिखा, शोएब अख्तर हमारे मुल्क के सुपरस्टार हैं और सुपरस्टार रहेंगे। मुल्क के लिए उनकी खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं है। हमारी दोस्ती सालों से है, लेकिन कहानी का एक रुख बयान करना मुनासिब नहीं है। अब शोएब अख्तर ने इस वाकये को किन अल्फाज में बयान किया जिसको नुमान नियाज कहानी का एक रुख कह रहे हैं, जरा ये भी देख लें। नुमान नियाज was being obnoxious और उन्होंने मुझे asked me to leave for no rhyme or reason. I don't know why he said that और क्यों उन्होंने कहा ऐसा, ये तो मुझे नहीं पता। फिर ब्रेक पे चले गए। Then I realized यार कि सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, क्या इमेज जाएगा। तो मैंने फिर नुमान से कहा कि इसको किस तरीके से इसको ख़त्म करते हैं। तो मैंने इसलिए फिर ड्यूरिंग द प्रोग्राम का यार, इट वाज काइंड ऑफ अ जोक, आई वाज पुलिंग अ लेग। तो लेकिन अगेन आई टोल्ड हिम टू से सॉरी टू मी ऑन टीवी। जब उसने सॉरी नहीं किया देन आई थॉट नो, आई थिंक आई हैड इनफ और मुझे अब चले जाना चाहिए। तो अब अगर डॉक्टर नुमान नियाज को ये कहानी का एक रुख लगता है तो कहानी का दूसरा रुख बताकर वो इस तनाज़े के मजीद हकाइक सामने ला सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर ओवरऑल जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था और डॉक्टर नुमान नियाज को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के एक सुपरस्टार और अपने मेहमान की इज्जत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सरकारी टीवी अपने होस्ट डॉक्टर नुमान नियाज के खिलाफ कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती, इसका बहरहाल हमें इंतजार रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मौजू पर बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और 27 अक्टूबर कश्मीर की तारीख का वो स्याह तरीन दिन जब भारत ने अपने नापाक अज़ाइम के साथ जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर जाबिराना कब्जा किया। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को एक आज़ाद रियासत के तौर पर हुकूक देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा गया हर मुमकिन कोशिश की, जहाँ कश्मीरियों के हक़ में करारदाद भी मंजूर हुई। इस करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को यह हक़ दिया गया कि वो राय शुमारी के ज़रिए खुद ये फैसला कर सकते हैं कि उन्हें भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। भारत ने पहले तो इस पर रजामंदी जाहिर की। नेहरू ने इस मौके पर एक बयान दिया जो रिकॉर्ड पर भी मौजूद है। उनकी जानिब से कहा गया था कि जैसे पुरसुकून होते हैं, कश्मीरियों को बिला ताखीर और बगैर किसी रुकावट के राय शुमारी के जरिए इल्हाक के फैसले का मौका फराहम किया जाएगा। लेकिन वो वादा आज तक वफा नहीं हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर आज तक अमल ना हो सका। उल्टा 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को मोदी ने कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत के कानून को ही ख़त्म कर दिया और उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसके बाद रियासती अवाम वज़ीर आला का इंतखाब तो कर सकेंगे, लेकिन तमाम तर इख्तियारात भारतीय सदर की तरफ से नामजद करदा गवर्नर के पास होंगे। भारत के इस गैर कानूनी इकदाम के फौरी बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने UN जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर के हवाले से हमने अपना मौक़िफ़ रखा और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को एक बार फिर बेनकाब किया। क्या गुफ्तगू की उन्होंने, ज़रा ये देखिए। It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. The world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. कश्मीरी अवाम 1947 से आज तक भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। भारतीय फौज अब तक लाखों कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है, हज़ारों ख़वातीन को बेवा किया जा चुका है, 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम हो चुके हैं, 11,000 से ज़ायद ख़वातीन को असमत दरी का निशाना बनाया जा चुका है और हज़ारों कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार करके गायब किया जा चुका है, जिनका कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन भारत के इतने जुल्म व जबर, कत्ल और बर्बरियत के बावजूद
भारत कश्मीरी अवाम को, उनकी आवाज़ को, जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने में मुकम्मल नाकाम है और वो दिन दूर नहीं है जब जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर भारत के कब्ज़े से आज़ाद होगा। एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह साहब रहनुमा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर जब से ये हुकूमत आई, इससे पहले की हुकूमतें भी कश्मीर के मसले को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की हुकूमतें पूरी दुनिया के सामने रखती रही हैं, लेकिन दुनिया क्यों इससे नज़र चुराती है? क्या हम सिफारती सतह पर कहीं कोई कुछ लैग कर रहे हैं? क्या इस आवाज़ को उठाने में कोई कमी, कोई खामी रह जाती है? एडवोकेट साहब जी, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने आज हमें मौका दिया बोल टीवी पे, जबकि आप जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में कंप्लीट मीडिया गैग्स है और वहाँ का कॉरपोरेट मीडिया जो है इंडिया का बड़ी डिस्ट्रॉट करता है कश्मीर की सिचुएशन को। जहाँ तक बात है आज के दिन के हवाले से, जब हम बात करते हैं कि 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पे मनाया जाता है, ये सितम ज़रीफ़ी है कि 1947 में जब ये सब कॉन्टिनेंट जब डिवाइड हुआ, 2 मुल्कों को आज़ादी मिली, लेकिन बदकिस्मती से एक आज़ाद ममलकत जो थी मकबूजा जम्मू और कश्मीर जिसका नाम है, ये एक सॉवरेन कंट्री थी, उसका अपना एक फ्लैग था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, अपने सेट ऑफ लॉज थे और उसको उसूलन पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने खुद डिकॉलोनाइज हो गया और मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक कॉलोनी बना गया। जहाँ तक बात करते हैं इंटरनेशनली कि अभी तक हमें क्यों नहीं रिस्पॉन्स मिला, देखें हम तो एज ए कश्मीरी इस हद तक मुतमईन है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तब से 3 दफ़ा सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर डिस्कस ज़रूर हुआ है, तो इसका मतलब है कि दुनिया इस पे कंसर्न है उनका। सेकेंडली हमने देखा है कि हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने 2 रिपोर्ट्स दिए हैं 2018 और 2019 में, और उन्होंने चार्ज शीट किया है इंडिया को, और उन्होंने ये बात की उस अपने रिपोर्ट में, उन्होंने ह्यूमन राइट्स काउंसिल को कहा कि आप फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजिए मकबूजा जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान ने इजाज़त दी है कि आज़ाद कश्मीर हम अलाउ करेंगे उनको, लेकिन मकबूजा कश्मीर जाने की उनको हिंदुस्तान ने इजाज़त नहीं दी है। इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान कोई चीज़ें छुपाना चाहता है। आज तक हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को इंटरनेशनल NGOs के लिए नोगो एरिया बनाया है। आप ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन जहाँ पे भी है, चाहे सीरिया है, अफगानिस्तान है, यमन है, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है वहाँ पे इंटरनेशनल NGOs को काम करने की इजाज़त दी जाती है। हत्ता कि अफगानिस्तान में तो बड़े पैमाने की जंग थी, वहाँ पे भी इंटरनेशनल NGOs, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने की इजाज़त थी, लेकिन मकबूजा कश्मीर एक वाहिद खिता है जहाँ पे किसी इंटरनेशनल NGO को इजाज़त नहीं दी जा रही। इसका मतलब ये है कि कश्मीर की सिचुएशन ऐसी वोलाटाइल है कि वहाँ पे ऐसे मजालिम हो रहे हैं जिसे दुनिया से छुपाना चाहता है। और साहब जो कुछ भारत छुपाना चाहता है वो तो अब दुनिया के सामने आ ही चुका है। ज़ाहिर है भारत गैर जानिबदार मुबस्सिरीन को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देता, इस पर दुनिया की तरफ से एक रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन वो उस रिएक्शन को मिस कर रहे हैं। जिस लेवल का जुल्म और जबर वहाँ पर हो रहा है उस लेवल का रिएक्शन दुनिया की बड़ी ताकतों की तरफ से नहीं आ रहा ना, तो ये उनकी गफलत है या चूँकि उनके माशी मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक फैक्टर है। इसका बुनियादी इसकी वजह क्या है? देखिए जी, बुनियादी तौर एक फैक्टर जो है, हिंदुस्तान आज तक दुनिया के सामने एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क के तौर पे पेश हुआ है और उसका दुनिया में एक इमेज बना हुआ था कि एक वाइब्रेंट जमहूरियत है वहाँ पर। लेकिन मैं आपको बात कहना चाहता हूँ 5 अगस्त के बाद आप देखें ना, जो 5 अगस्त के पहले और 5 अगस्त के बाद जितनी आवाज़ें दुनिया में उठी है, खासकर जब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, जब 3 दफा सिक्योरिटी काउंसिल बैठी है तो इसका मतलब है कि दुनिया का कंसर्न इसकी तरफ गया है। दुनिया के जितने भी मुहज़्ज़िब ममालिक है वो इस पे बात करते हैं। हमारे लिए ये बात बायसे इत्मीनान है कि मसला कश्मीर अब रिकॉग्नाइज हो गया है एज ए डिस्प्यूट, जो कि पहले सरद खाने में था। इसको आज से हमने 1987 तक हमने बड़ी जदोजहद की है, हमने इवन इलेक्शन भी लड़ा है। जो हमारी आज क़यादत है वहाँ पे जो इस वक्त जेलों में है और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जिसको लीडरशिप कहते हैं, हमने 87 का भी इलेक्शन लड़ा है कि हमने कहा कि हम पीस को एक मौका दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी जब ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर एक फुल फ्लेजेड रेजिस्टेंस मूवमेंट हमने शुरू की है 88-90 में। अब देखें ना, आज आप देखें कि मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के 9 लाख फौजी है और दूसरी तरफ भारत का ही जो मीडिया है वो कहते हैं वहाँ पे जो हमारे मुजाहिदीन जो है वहाँ पर उनकी तादाद 200 से 250 है। आप मुझे बताएं 200 और
9 लाख लोग फौजियों का कोई कंपैरिजन तो नहीं है ना। बिल्कुल, दुनिया लेकिन में इसके ऐसी बावजूद भी जंग परवेज साहब हुई। ज़ाहिर है आप लोग ये आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान भी आपकी इस जंग में आपके शाना बिशाना खड़ा है, तुर्की की तरफ से भी हम देखते हैं कि आवाज़ें आती हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया के कुछ बड़े ममालिक ऐसे भी हैं जिनके माशी मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं और वो फिर इस तनाजुर में पाकिस्तान का, तुर्की का उस तरह से साथ नहीं देते जिस तरह देना चाहिए। तो फिर ये भी एक फैक्टर है कि मुस्लिम ममालिक इस मामले को संजीदगी से नहीं लेते। अगर ये 52-53 मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं और एक होकर दुनिया पर प्रेशर डालें तो ये मामला किसी मंतकी हल की जानिब जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। जब हम जो OIC का जो चार्टर है, अगर हम उस चार्टर की को देखें तो उस चार्टर में ये बिल्कुल उम्मा का कॉन्सेप्ट है कि उम्मा तो ये नहीं है ना कि वो एक मखसूस मुल्क है। उम्मा में तो हम सारे आते हैं और स्पेशली मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग भी उम्मा का हिस्सा है। उन्होंने तो रिपोर्ट्स तो 2-3 इस पे शाया की है कि इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से। एवं बदकिस्मती है कि उनका फैक्ट फाइंडिंग मिशन तो आज़ाद कश्मीर तो आया, आज़ाद कश्मीर में तो एक्सेस दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन हिंदुस्तान ने उस OIC के उस ह्यूमन राइट्स जो उनका अपना ग्रुप है उसको आज तक इजाज़त नहीं दी। और अलमिया ये है कि उस पर मासिवाई करारदादों के उन्होंने कोई सीरियसली इसको हिंदुस्तान को नहीं पूछा कि भाई एक खता जो है यहाँ का एरिया, यहाँ तो हमें इजीली एक्सेस है, आप क्यों नहीं में एक्सेस देते। ये बात सही है कि ये फैक्टर ज़रूर है कि हिंदुस्तान आबादी के हिसाब से एक बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे जब कोई चीज़ जाती है तो यहाँ 14-15 करोड़ या 20 करोड़ लोग उसे खरीदार हैं, वहाँ 2 अरब की आबादी, ये फैक्टर है। लेकिन हम एट द सेम टाइम ये भी नहीं, ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये 3 न्यूक्लियर पावर्स में फंसा हुआ एक मुल्क है, जहाँ चाइना है, पाकिस्तान है और इसके साथ इंडिया है। और कश्मीर में जब भी कोई चीज़ ट्रिगर होती है, कोई भी सिचुएशन डेवलप होती है तो एस्केलेशन बॉर्डर्स पे होती है। ये इकोनॉमीज फिर काम नहीं करती है जब जंग होती है, जब तबाही आती है। आप देखें मकबूजा कश्मीर में जब भी कोई वाक़ा होता है तो आप देखें कि दोनों आर्मीज आईबॉल टू आईबॉल आ जाती है और फिर इंटरनेशनल इंटरवेंशन आता है। पैसिफाइड चीजों को किया जाता है लेकिन बेसिक इशू को एड्रेस नहीं किया जाता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट परवेज अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये ज़ाहिर है कि मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहा है तो तमाम मुस्लिम ममालिक को इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और मौसर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।